नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। दिल्ली दंगों के करीब 6 महीने बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक फरवरी में हुए दंगों के पीछे साजिशकर्ताओं का मकसद चुनी हुई मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना था। दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की है उसमें दावा किया है, जिस दिन 2019 संसदीय चुनाव के नतीजे घोषित हुए उसी दिन से मुख्य साजिशकर्ताओं की जुबान और तेवर बदल गए। दिल्ली पुलिस का आरोप है, आरोपियों के दिमाग में हिंसा के प्रति झुकाव लगाव साफ दिखता है। यूएपीए कानून के तहत 15 लोगों के खिलाफ यह चार्जशीट दाखिल की गई है। आप भी जानते हैं, पुलिस ने बाकायदा उदाहरण देकर समझाया है कि क्यों दिल्ली में हुई हिंसा की घटना आतंकी घटना थी। यह दंगे नहीं, यह आतंकवादी वारदात थी। पुलिस ने यह चार्जशीट लोगों के व्हाट्सएप चैट को आधार बनाकर दाखिल की है और इसमें सीधे सीधे आरोप लगाया है कि जिन लोगों ने दंगों को अंजाम दिया उनका मकसद केंद्र की मोदी सरकार को घुटनों पर लाने का था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान भारत को दुनिया में बदनाम करने का था और साथ ही उनकी मंशा केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने की थी। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, क्या मोदी के तख्ता पलट के लिए हुए दिल्ली के दंगे और क्या दिल्ली के दंगाई आतंकवादी थे? इसी पर होगी आज राष्ट्र की बात में बहस। जल्दी से परिचय करा दूं, बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से अलका लांबा को आप देख पा रहे हैं। तस्लीम रहमानी साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं एमपीसीआई के, और प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय सीपीआई से। आप सभी का स्वागत है। सुधांशु जी, आप ही से शुरू कर रहा हूं। चार्जशीट तो सुधांशु जी साफ साफ कह रही है कि जिस दिन से ये 2019 चुनाव के नतीजे आए उसी दिन से मुख्य साजिशकर्ताओं की जुबान और तेवर बदल गए। ये आतंकी घटना थी। और सबसे चौंकाने वाली बात जो इस चार्जशीट में सुधांशु जी ये है कि इन साजिशकर्ताओं का मकसद योजनाबद्ध सांप्रदायिक हिंसा के जरिए चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकना था। मोदी सरकार का तख्ता पलट दंगों से यह कनेक्शन सुधांशु जी समझ नहीं आया। देखिए, यहां पर तख्ता पलट है या नहीं वो एक अलग विषय है, परंतु सरकार को बदनाम करने की पूरी साजिश बहुत साफ दिखाई पड़ी। एक छोटी सी बात जिस पर कि हमारा कोई भी जो यहां विद्वान पैनलिस्ट हैं विवाद नहीं कर सकते कि ट्रंप भारत में आते हैं 24 को और 22 और 26 को चले जाते हैं। ठीक उसी 48 घंटे में सारे के सारे दंगे होते हैं। यानी उनका भारत में अराइवल और भारत से डिपार्चर और 25-26 की रात के बाद कोई पीसीआर कॉल नहीं। और अगर इसको आप उमर खालिद के उस आह्वान से जोड़कर देखें कि ट्रंप आ रहे हैं, अब कुछ करना होगा। ट्रंप की यात्रा फाइनलाइज हुई 14 तारीख को, 16 और 17 की रात को मीटिंग होती है, उसके बाद आह्वान होता है और डॉट ट्रंप के आने के समय सारी घटना होती। 22 तारीख तक जितने भी प्रदर्शनकारी बैठे थे वो साइड की रोड्स पे बैठे थे। अचानक सब 23 तारीख को आ जाते हैं मेन रोड पे, ताकि अब यहां पर तो कुछ ना कुछ होना होगा। और व्हाट्सएप चैट में ये भी जानकारियां आई हैं कि स्थानीय निवासी नहीं तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं इससे दंगा भड़केगा, तो लोग कुछ और भी कह रहे हैं। आंदोलन के लिए तो खून भी देना पड़ता है, ऐसी बातें भी कर रहे हैं। और यह भी रिपोर्ट आई कि जहांगीरपुरी से 250 से 300 लोग अगर वो सीधे लाते तो पुलिस की नजर में आ जाते, इंटेलिजेंस एजेंसीज की। तो पहले शाहीन बाग लाया गया और ये व्हाट्सएप चैट में है कि पहुंचने वाले हैं 300 लोग, इसमें 80% औरतें हैं। शाहीन बाग में खाना खिलाने के बाद उनको दूसरे रूट से वहां पर पहुंचाया गया और उनके पहुंचने के साथ ही जो लोग साइड की रोड पे बैठे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, अचानक आकर उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं और पुलिस के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु और संदेह की नहीं, पर ये चार्जशीट में तो साफ साफ सुधांशु जी लिखा है कि सरकार को उखाड़ फेंकने की मंशा थी। 2019 के चुनाव के नतीजों से इन दंगों को जोड़ दिया गया। आप डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा से इसे जोड़ रहे हैं, सीए एनआरसी से इसे जोड़ रहे हैं, साजिश बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन 2019 चुनाव से इसे जोड़ना और मोदी का ये सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश थी, ये कैसा लिंक है? हाँ, मैं बता रहा हूं। आप इस पूरे आंदोलन के दौरान जितने भी लोगों ने भाषण दिए, क्या सिर्फ सीए एनआरसी पे दिए? ये बताइए, आसाम को भारत से काटना है
कश्मीर को फ्री करना है, बाबरी पे हमारे साथ अन्याय हो गया, ये सब क्या था? ये साफ दर्शा रहा था कि इसका सीए एनआरसी से कोई लेना देना नहीं था। एनआरसी तो खैर अभी ना आई थी, ना आने का प्रावधान था। सीए में नागरिकता लेने का कोई विधान ही नहीं था। मतलब जानते हैं माने कि क्या हिसाब होता कि किसी बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं कि ये पास हो जाए, कमजोर बच्चा है उसको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं कि 2 मार्क्स देके पास कर दिया जाए, तो बाकी लोग कहे तो बाकियों को फेल करने के लिए। अरे भाई, ग्रेस मार्क्स सिर्फ पास करने के लिए होता है, सुधांशु जी ठीक है, ओके, लेकिन मैंने ये सवाल इसलिए किया ना आपसे, सिर्फ लोगों को सिटीजनशिप देने की व्यवस्था। मैंने ये सवाल सुधांशु जी 2 बार आपसे इसलिए किया, तीसरी बार फिर कर रहा हूं, क्योंकि आरोप यह है कि ये चार्जशीट जो है ये क्रिमिनल चार्जशीट नहीं है, ये पॉलिटिकल चार्जशीट है। इसीलिए इलेक्शन से जोड़ दिया गया इसीलिए इसे मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश है, यह आरोप इसमें लगा दिया गया। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं सुधांशु जी, दंगों से इतनी मजबूत पावरफुल सरकार को कैसे उखाड़ फेंका जा सकता है? देखिए, आपको पता है यदि पूरे वैश्विक परिदृश्य में देखें तो इसी प्रकार से हिंसा करके औरतों और बच्चों को आगे करके ये वर्ल्ड वाइड पैटर्न है, ऐसा नहीं कि कोई भारत में ही हो रहा है। और दूसरी बात, अगर किसी को आपत्ति है तो व्हाट्सएप चैट तो डिटेल रिकॉर्ड के रूप में अवेलेबल है ना, चैलेंज कर दे कि मैंने ऐसा नहीं कहा, न्यायालय में दूध का पानी हो जाएगा। ओके, जो कहता है, और जिसमें मजेदार बात जानते क्या है, स्थानीय निवासी कह रहे हैं कि साहब आप जो कह रहे हैं कि हमें वो मिर्च का बुरादा रखना है, हमें धारदार हथियार रखने, लड़ाई में, ये किस लिए? और वो ये भी कह रहे हैं कि 92 में 98 में हो चुका, हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। और कई लोग व्हाट्सएप चैट ग्रुप से विड्रॉ कर जाते हैं ये कहते हुए कि भाई हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तब ये 250-300 लोग बाहर से आते हैं। ओके, अलका लांबा, आपको क्या लगता है, क्या समझ में आता है अलका लांबा? क्योंकि आप तो खुद दिल्ली की राजनीति में इतनी सक्रिय रही हैं और अब केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं। दिल्ली के दंगे, तख्ता पलट, 2019 का चुनाव, ऐसा लग रहा है इशारों इशारों में उंगली आपकी तरफ भी है या उन सारे विपक्षी लोगों की तरफ, विरोधी लोगों की तरफ जो 2019 के चुनाव में हारे और अपनी हार को पचा नहीं पा रहे, इसीलिए उन्होंने दंगे करवा दिए। मानक, मुझे ये तो नहीं मालूम कि इन दंगों से केंद्र की सत्ता, पूर्ण बहुमत की फिर दूसरी बार सत्ता को हम तख्ता पलट कर सकते थे वो दिल्ली के दंगे या नहीं, मालूम नहीं। पर ये मैं बताकर जा रही सुधांशु जी को, सुन लीजिएगा, देश के करोड़ों बेरोजगार युवा आज सड़कों पर है, देश के करोड़ों किसान सड़कों पर है, उन्हें हल्के में मत लीजिएगा, वो आपकी सत्ता पलट करने का दम रखते हैं, किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। दूसरी बात, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को पार्लियामेंट में दिल्ली दंगों पर भाषण देते हुए सुना, सबने सुना, वो अपना फेल्योर बता रहे थे। अब भी फिर ये रिपोर्ट यही बताती है दिल्ली पुलिस की कि जब सरकार 2019 में मोदी सरकार बनी, ये साजिश सबसे चल रही थी। 1 साल हो गया, क्या कर रहा था गृह मंत्रालय, क्या कर रहा था खुफिया विभाग, क्या कर रहे थे दिल्ली सरकार के 3 लाख कैमरे जिनका वो जिक्र करते थे, अगर लोग छतों पे पत्थर ट्रक में भर भर लाकर रख रहे थे, क्या कर रहे थे? तो मुझे तो साफ लगता है जो सीएए का प्रोटेस्ट पूरे देश भर में, खाली दिल्ली नहीं, शांतिपूर्वक तरीके से जब से कानून ये लोग लेकर आए थे तब से बहुत सी जगह प्रोटेस्ट हुए, जामिया में, जेएनयू में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, दिल्ली के अंदर हर जगह प्रोटेस्ट हुए और एक भी प्रोटेस्ट में हिंसा नहीं हुई। शाहीन बाग हो, जामिया हो, मैं खुद उसमें शामिल रही। और बिल्कुल ये कहते खून की बात, अरे इनका बस चले तो ये संगी आज सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज ये तो उन्हें भी आतंकी घोषित कर दे, ये तो संघ अंग्रेजों के मुखबर है। आज ये सिर्फ अपनी नाकामी बता रहे हैं। अमित शाह जी की प्राथमिकता क्या थी? वो गुजरात जाकर ट्रंप के स्वागत की इंतजामात में लगे हुए थे। दिल्ली की सरकार तो अभी अपने जश्न से बाहर निकली थी, दूसरी बार वो भी जीतकर। सबको पता था, दिल्ली की सरकार हो या देश का गृह मंत्री, कि अगर ये सब साजिश चल रही थी, पैसा बैंकों में आ रहा था जिसका जिक्र खुद अमित शाह जी करते हैं, उन्हें पता था, तो आप चुप क्यों बैठे हुए थे? आप इंतजार क्यों कर रहे थे कि ये वारदात हो और 50 से ऊपर लोग, कितने घर जल गए? ये लोग शायद संगी वहां नहीं गए होंगे, आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री भी नहीं गया। उन्होंने तो ये कहा था कि शाहीन बाग में अमित शाह जी, केजरीवाल जी ने कहा, उनके प्रवक्ताओं ने ट्वीट किए कि अमित शाह जी ये तो जो काम अब आप कर रहे हैं ना, शाहीन बाग को उजाड़ने का, उखाड़ने का, इनके टेंट तंबू, ये तो पहले ही कर देना चाहिए था। तो दोनों इंतजार कर सकते कि दिल्ली का, लेकिन चार्जशीट में क्यों लिखा है फिर 2019 के चुनाव से चार्जशीट को दंगों को क्यों जोड़ा गया है? क्यों ये कहा जा रहा है कि मोदी का तख्ता पलट करना चाहते थे दंगाई?
देखिए, मैं ये कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम पुलिस ने किस आधार पर ये लिखा है, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, पुलिस ने अगर लिखा, अमित शाह जी उससे पहले ही, पुलिस की इस जानकारी से पहले, ये सारी जानकारी देश के गृह मंत्रालय के पास थी, पुलिस के पास थी, दिल्ली सरकार के पास थी, समय रहते दंगों को रोका क्यों नहीं? ये इनकी नाकामयाबी है। अच्छा, एक चीज और, नहीं, यानी कि आप शामिल थे। ठीक है, एक चीज और, चार्जशीट कहती है दंगाई आतंकवादी हैं, बाकायदा परिभाषा बताई गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और हिंदुस्तान के स्तर पर। आप सहमत हैं इससे? क्या दंगाई आतंकवादी हैं, दिल्ली के दंगाई आतंकवादी हैं? देखिए, अदालत की अगर बात करेंगे तो कोर्ट ने पुलिस की जांच पर, टिप्पणियों पर, हर तरह की उसके ऊपर जो है वो उंगली उठाई है कि पुलिस जो है वो निष्पक्ष होकर इस जांच को नहीं कर रही है। और जिन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है उनका कोई पुराना नक्सली आतंकी रिकॉर्ड नहीं है। किस तरीके से, मैं साफ कह रही हूँ, इनोसेंट छात्रों को, उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, एक एक को उठाकर सिर्फ जो सीए के प्रोटेस्ट में शामिल थे, जो कांग्रेस, जो केंद्र सरकार के इस कानून, काले कानून, आज भी मैं कहती हूँ ये काला कानून है, हम खिलाफ है। केजरीवाल जी ने तो पास कर दिया इस सीए कानून को अपनी विधानसभा का सत्र बुलाकर, पर कांग्रेस ने अपनी विधानसभा सरकार, वहां इस सरकारों ने निर्दोषों को आतंकवादी बताकर फंसा रहे हैं। सुधांशु जी, आप ये हम पे आरोप लगा। सुधांशु जी, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, दोबारा कनेक्शन में स्थापित करवा रहा हूं, दोबारा कनेक्ट करवा रहा हूं, रुकिएगा जरा, एक सेकंड रुकिएगा। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णे, 2019 का चुनाव, उसका नतीजा जिसमें मोदी सरकार जबरदस्त बहुमत के साथ एक बार फिर वापस आई, लोग पचा नहीं पाए, इसीलिए दिल्ली के दंगे उस समय करवाए गए जब राष्ट्रपति ट्रंप हिंदुस्तान आए हुए थे। सीएए, एनआरसी सिर्फ बहाना था। प्रोफेसर वार्ष्णे, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट कह रही है मोदी का तख्ता पलट करने की साजिश थी दंगाइयों की। देखिए, मानक ये तो बात सिद्ध हो गई ना फिर, जो सुधांशु जी कह रहे हैं कि किसने भेजा था कपिल मिश्रा को वहां डीसीपी के साथ धमकी देने के लिए। 349 जगह पूरे हिंदुस्तान में आईबी रिपोर्ट के हिसाब से सड़कें बंद थी, एंटी सीए प्रोटेस्ट थे, सबके सब शांतिपूर्वक थे, कहीं हिंसा नहीं हुई थी। मौजपुर में भी शांतिपूर्वक घेराव हुआ था, वो सड़क का रोक करना जो था, कहीं पे कोई वायलेंस नहीं थी। तो इन्होंने ही तो भेजा था ना कपिल मिश्रा को, कर प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने हंगामा, हम पूरा समर्थन देंगे। और 27 जुलाई को वो पुलिस को स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर रहा है, उसी एफआईआर को पढ़िए, वो कहता है मुस्लिम क्राउड, मुस्लिम क्राउड, मुस्लिम क्राउड। अपनी क्राउड नहीं बताता। वो मिस रागनी जो कहती है मारो काटो इनको, दिल्ली पुलिस वालों तुमने चूड़ियां पहन रखी हो, उखाड़ दो इनके घर, जला दो, हमने भेजा था उसको। किसने भेजा था? इनका मूल मकसद ये समय जो किसान विरोधी इन्होंने बिल पास किए उसे ध्यान भटकाना है। ये चार्जशीट दिल्ली पुलिस राजनीतिक रूप से लाई है, ये राजनीतिक चार्जशीट है, ये सबकी सब फेल हो जाएगी। पहले कभी दिल्ली पुलिस ने नहीं कहा कि मिर्ची पाउडर दिया गया, ना वहां पे ऐसा कोई इनको वारदात पे मिला मिर्ची पाउडर बल्क में। ये झूठ बोलते हैं, दुकानें सब बंद थी, मार्केट सब बंद थी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि दंगाइयों को कौन लाया है दिल्ली में, उस बॉर्डर से, शहीद नगर के बॉर्डर से। एसपी पुलिस गाजियाबाद ने वहां पे 1500 की क्राउड रोकी बकायदा दिल्ली में एंटर करने पे, और उसने कहा कि इनको लीड बीजेपी के नेतृत्वधारी लोग कर रहे थे। सुधांशु जी, 2 आरोप वहां पे रोका उसने। सुधांशु जी, 2 आरोप, एसपी को चुप करा दिया। हल्का लांबा का आरोप, आप निर्दोषों को आतंकवादी बताकर फंसा रहे हैं। और प्रोफेसर वार्ष्णे का आरोप, दंगे आपने करवाए और आरोप लगा रहे हैं उन लोगों पर जो 2019 की हार को पचा नहीं पाए। सुधांशु जी, उदाहरण देना चाहता हूं, घटना की शुरुआत कहां से? सोनिया गांधी के बयान से नहीं। आपको पता है 14 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी ने पूरी दुनिया में भारत के दूतावासों के विरुद्ध प्रदर्शन आयोजित किया। भारत के इतिहास में पहली बार। आपने दूसरे देशों के दूतावासों पर प्रदर्शन सुना होगा, पर भारत के दूतावासों पे भारत की पॉलिटिकल पार्टी प्रदर्शन आयोजित कर रही है। ये दर्शाता कहां से था। और 16 तारीख को आप सुधांशु जी, आप कपिल मिश्रा के भाषण को आतंकवादी भाषण मानेंगे या नहीं मानेंगे? अरे भाई, आप बोल रहे थे, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। आप लोग तो, अरे वो तो आपकी रागनी कह रही है वहां पे। आप लोगों ने तो भगत सिंह, आपकी रागनी कह रही है, बीजेपी की वो लीडर है, क्या नाम है उसका, रागनी शुक्ला या क्या है वो कह रही है मारो काटो, आ जाओ काटो मारो। एक एक करके। हाँ सुधांशु जी बोलिए। मर्यादित ढंग से डिबेट करिए तो बेहतर रहता। बोलिए सुधांशु जी बोलिए। हाँ, अपने ढंग से बोलिए। हाँ, जो इन्होंने आतंकवादी पे कहा, अलका जी ने भी कहा, मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये तो हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम जो है
निर्दोष को आतंकवादी सिद्ध करना चाह रहे हैं। अरे आपने तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दोषी आतंकवादी को निर्दोष कहा है। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल के समर्थन में ट्वीट करने वाले मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर, सैफुद्दीन सोज, कांग्रेस के नेता याकूब मेनन के नमाज जनाजा में गए, कैसे उसकी जुडिशियल किलिंग हुई। इशरत जहां को बेटी कहने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, मर्डर हाउस इनकाउंटर के आतंकवादियों के आंखों में आंसू आने वाले, अब उसके बाद कहते हैं कि ये तो आतंकियों को निर्दोष साबित कर रहे हैं। मतलब आप दिल्ली पुलिस से सहमत है ना सुधांशु जी? दिल्ली में दंगा करने वाले आतंकवादी है ना? माने कि एक बात है, सारे प्रश्न हमसे तो मुझे अच्छा जवाब दीजिए। अभी अलका जी ने कहा कि इसको काला कानून मानती है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप मानते हैं तो तरुण गोगोई ने अप्रैल 2012 में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ठीक यही प्रस्ताव पारित किया है। हमने तो कहा था कि उन्होंने कहा सिर्फ हिंदू और बौद्ध को देना है, और उसके बाद तरुण गोगोई का ट्वीट है अक्टूबर 2012 का, एनआरसी इज माई ब्रेन चाइल्ड। और सुनिए 2011 में एमएचए की कमेटी, दंगों की, अरे सुनिए तो एमएचए की कमेटी चेयर्ड बाय हूम, प्रणब मुखर्जी, उसके मेंबर कौन, ये सुनिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट पर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। आपकी बात पूरी होने दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। नागरिकता फिर देखिए डिस्टर्ब करके अलका एक सेकंड बोलने सुधांशु बोलिए, देखिए फिर आप बोलिए। अब मैं बोलूं, देखिए नागरिकता के ऊपर 2004 में केंद्र की कमेटी बनती है पार्लियामेंट, जिसके अध्यक्ष स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी, मेंबर कौन, कपिल सिब्बल, अंबिका सोनी, हंसराज भारद्वाज, लालू प्रसाद यादव। और वो जानते क्या कहती, सिटीजनशिप के इसी एक्ट में अमेंड करके पाकिस्तान से आए हुए हिंदू सिख बौद्ध को नागरिकता देनी है। और पॉइंट नंबर 11 पे ये कहती है कि इस केस में दूसरे देशों के मेजॉरिटी वालों को नागरिकता नहीं देनी है। अब आप बताइए, अगर ये काला था तो आपके बड़े बड़े नेता कहे ये लिख रहे थे भाई। प्रोटेस्ट इन्हें नामंजूर था, एनसीए के खिलाफ प्रोटेस्ट इन्हें नामंजूर था, इसीलिए आज उस पर पार्लियामेंट की कमेटी की बात इसका जवाब दीजिए भाई। कर रहे, ध्यान से सुनिएगा। कपिल मिश्रा ने क्या कहा, अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, प्रवेश सिंह वर्मा ने क्या कहा, कपिल मिश्रा ने क्या कहा, वो दिल्ली दंगों से संबंधित उनके बयान, उस पर नहीं बात करेंगे। ये विश्व घूमने चले गए, ये आसाम चले गए, ये एनआरसी सीए की बात अब कर रहे हैं, ये अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं कि दिल्ली दंगों का। अच्छा एक मिनट, तस्लीम रहमानी अभी तक बोल नहीं पाए। तस्लीम रहमानी, उसके बाद आ रहा हूं बाकी, और सुधांशु जी वापस आ रहा हूं। तस्लीम रहमानी, दो आरोप, मैं दोनों मुद्दों पर तस्लीम रहमानी चाहूंगा आप बोलें। एक कि जो दंगाई थे या उनके पीछे जितने लोग थे वो 2019 की चुनाव की हार को पचा नहीं पाए, इसीलिए मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने दिल्ली दंगे किए, और दूसरा दंगाई आतंकवादी थे। तस्लीम रहमानी। देखिए मानक जी, ये हमारे 17 सितंबर से जब से चार्जशीट आई है, मैं मुस्तकिल ये बात कह रहा हूं हर जगह कि दिल्ली पुलिस खुद को बज़हक़ाखेज़ पोजीशन में न डाले, हास्यास्पद न बनाए, वो अपने विवेक से भी काम करे। इस कदर सेंटर के दबाव में काम करने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार ये चली जाएगी अपने डेमोक्रेटिक तरीके से, क्यों दिल्ली पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, वो कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे। एक बात, दूसरी बात ये तख्ता पलट जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जरा दिल्ली पुलिस के समझदार सीनियर ऑफिसर ये बता दें कि इस डेमोक्रेटिक सेटअप में, इस इलेक्टोरल प्रोसेस में तख्ता पलट आवाम के जरिए पॉसिबल कैसे है। हमारी 70 साल की इतनी बेहतरीन डेमोक्रेसी जिसकी दुनिया मिसाल देती है, यहां आर्मी कू के बगैर कोई तख्ता पलट मुमकिन ही नहीं है। और आर्मी कू भी हमारी डिसइंटीग्रेटेड आर्मी थी, तीनों विंग अलग अलग थे, इन्हीं लोगों ने उसको एक किया है कॉमन डिफेंस सर्विसेज बना के। वो कभी भी आर्मी भी यहाँ कू नहीं कर सकती। आवाम को तो छोड़िए, हम रूस की तरह की डेमोक्रेसी नहीं है, हम गायकी की डेमोक्रेसी नहीं है कि आवाम खड़े हो तख्ता पलट कर दे। इस कदर मज़ाक़ाखेज़ झूठा इल्जाम दिल्ली पुलिस ने लगाया है कि मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस के अफसरान को खुद से शर्म आती होगी कि हम इस पुलिस फोर्स में है जिसको अमित शाह जैसे लोग, जो मुजरिमाना ज़हनियत रखने वाले लोग हैं, वो उसको डील कर रहे हैं। और उसी तरह आतंकवादी, इनकी अभी एक नई नवेली कार्यकर्ता आई है कंगना जी, उन्होंने तो कल किसानों को भी आतंकवादी कह दिया। आज की तारीख में जो शख्स बीजेपी से ताल्लुक नहीं रखता वो सारे के सारे आतंकवादी है। जो कानून आप बनाते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को धता बता के आपने ट्रिपल तलाक के बिल को जिस तरीके से पार्लियामेंट में पास करवाया, आपने आर्टिकल 370 को जिस तरीके से पार्लियामेंट में पास करवाया, आप अब जिस तरीके से किसानों का बिल आपने पास करवाया, क्या ये डेमोक्रेसी है?
और आपके खिलाफ अगर कोई डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई अगर बात करना चाहे, कोई अपोज करना चाहे सीए के बिल को भी जिस तरीके से, तो आप कहेंगे आतंकवादी है। ओके, एक सेकंड अब रुकिएगा रहमानी साहब, एक सेकंड रुकिएगा। आपने कहा आतंकवाद, मैं जरा पढ़ के सुना रहा हूं, उसके बाद सुधांशु जी आप ही के पास आ रहा हूं। दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट है वो ये बता रही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा है आतंकवाद की, उसके मुताबिक टेररिस्ट एक्टिविटी वो होती है जिसमें वायलेंस के जरिए, हिंसा के जरिए सरकार से अपनी बात मनवाने को उसे मजबूर किया जाए। और हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बताया गया है इस मामले में हथियारों का इस्तेमाल हुआ, पेट्रोल बम का इस्तेमाल हुआ, एक पुलिसकर्मी की उसमें मौत हुई, कई को चोटें आई। और जाहिर है हिंदुस्तान में दंगाइयों का मकसद था सीएए और एनआरसी को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर किया जाए, इसीलिए यह टेररिस्ट एक्टिविटी यानी आतंकवादी कृत्य बन जाता है। सुधांशु जी अब बताइए। सुधांशु जी देखिए, पहले तो मैं इस बात पर ऐतराज करना चाहूंगा, तस्लीम रहमानी जी ने गृह मंत्री जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। जनाब, आप लोग तो एसडीपीआई के समर्थक हैं, जिसका एफआई से लिंक है, जिनके और भारत भर में नहीं, अगले 48 घंटे में वो विड्रॉल होता है और अगले 48 घंटे कुछ ना कुछ आंदोलन शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं हिंसा होती है। ये सारे रिकॉर्ड तमाम स्टेट की पुलिस के पास है। अब रही बात इसकी जो आपने बात कही हिंसा की बात, तो मैंने पार्लियामेंट में भी रखा, पाकिस्तान की सेनेट की कमेटी ऑफ द होल की रिपोर्ट 2016 में लिखा हुआ है कि भारत में मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए जिन जिन चीजों का प्रयोग करना है, उसमें यह सब भी लिखा है कि जो वहां पर डेमोक्रेटिक आइडेंस का कैसे उपयोग करना है, जो कोर्ट से चीजें करवाई जा सकती कैसा उपयोग करना, और यह भी लिखा है वो पॉलिटिकल पार्टी और वो इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट जो इनके खिलाफ है उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना। इस सितंबर 2016 पाकिस्तान की कमेटी ऑफ होल की सीनेट की रिपोर्ट है और उसने एक थिंक टैंक का भी हवाला दिया जो इस पे काम करना शुरू करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं क्या होगा वो समझाइए जरा न्यूज 24 के दर्शकों को, प्रोसीजर क्या है। झूठे हैं जिन लोगों ने बयान दिए वो झूठे हैं। जो पुलिस के पास सीबीआर है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, जो टावर लोकेशन है, जो लोग लगातार बात कर रहे हैं, कह दीजिए वो सब झूठे हैं, हम मान लेंगे आप सही। भारत में तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा, इस पे एक भी शब्द कोई नहीं बोलता। तो है झूठे होने में क्या हो रहा है। अरे भाई झूठ तो इस बात से जाहिर है कि आप रागनी को अरेस्ट नहीं करना चाहते, आप उस चौधरी साहब को अरेस्ट नहीं करना चाहते जो निकालिए। आप कपिल मिश्रा के कॉल डिटेल्स निकलवाइए। दिल्ली पुलिस ने इनके फोन क्यों नहीं कन्फ्यूज किए, इनके कॉल डिटेल्स क्यों नहीं निकलवाए, ये किनको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, पूरी रात इन्होंने वहां पे दंगा करवाया है। ओके, हाँ सुधांशु जी इस पर भी बोल दीजिए। सुधांशु जी इस पर भी बोल दीजिए, आपके नेताओं ने भी आग में खूब घी डाला है। 2 दिन इंतजार करूंगा वरना मैं आपकी भी नहीं सुनूंगा, सिर्फ यही बोला था। अब बताइए इसमें क्या करें। उनके कॉल डिटेल्स निकलवाए नहीं निकलवाए दिल्ली पुलिस ने? मानक जी इनसे पूछिए, इनकी मिस रागनी, इनका कपिल मिश्रा, इनके जो वहां एक कॉर्पोरेटर है वो, और इनके जो आरएसएस और बीजेपी के वहां के लीडर थे, क्या उनके कॉल डिटेल्स इन्होंने निकलवाए हैं? जो मौका है वारदात पे दंगों को लीड अच्छा, अलका कुछ कह रही हैं, बोलिए अलका बोलिए। दिल्ली पुलिस का आह्वान कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस वालों चूड़ियां पहन रखी हैं क्या, मारो। इनसे ये पूछ लीजिए सुधांशु जी से, क्या गृह मंत्रालय के पास साल पहले दंगों के साल पहले से जानकारी थी या नहीं थी, हाँ या ना? अगर थी तो कार्रवाई क्यों समय रहते नहीं की गई, और अगर नहीं की तो वो अपना फेल्यूर मानते हैं या नहीं मानते कि सिर्फ उनकी समय रहते सारी जानकारी होते हुए भी कार्रवाई ना कर? ओके, क्लोजिंग कमेंट सुधांशु त्रिवेदी, क्लोजिंग कमेंट। अलका का सवाल सीधा है, अगर 2019 के चुनाव के बाद से ही दंगों की साजिश रची जा रही थी तो सरकार को पहले क्यों नहीं पता चला, इस चार्जशीट में क्यों पता चला? पुलिस तो सीसीटीवी कैमरे उतार रही थी, सबूत मिटा रही थी, उस पुलिस की चार्जशीट पे सवाल उठना तो वाजिब है। वही पुलिस जब कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश सिंह वर्मा, रागनी पर करती तो भी समझ आता है कि क्या खेल हो रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी डॉक्टर काफिल खान को जो है देशद्रोह के मामलों से मुक्त कराया, फटकार लगा दी। तकनीकी खराबी है सुधांशु जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है और मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया है। इस गर्मा गर्म बहस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु त्रिवेदी, अलका लांबा,
तस्लीम रहमानी और प्रोफेसर दिनेश वाज ने। चलिए तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।